आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक वृंद, प्यारे बच्चों, आज जैसा कि आप जानते हैं हमारे दो महान विभूतियों का जन्म दिवस है और इस जन्म जयंती मनाने के लिए हम 2 अक्टूबर 2024 को यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि पहले ही आप जानते हैं, इन्हें साबरमती के संत कहा जाता था। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना पिता ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो आज मैं दोनों विभूतियों को नमन करते हुए अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीर में, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका पूरा नाम था करमचंद गांधी, इन्हें महात्मा के नाम से भी जाना जाता है, बापू के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने सामने जो चरखा रखा है, ये दोनों विभूतियों से जुड़ा हुआ है और इस किस तरह से जुड़ा हुआ है आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये आप सभी जानते हैं, पोरबंदर में, और ये काठियावाड़ जिले में है। जब उनका जन्म हुआ था तो उनके पिता जो थे करमचंद जी, वो एक दीवान थे और दीवान गुजरात में एक कर इकट्ठा करने वाले एक राजस्व अधिकारी होता है और वहाँ पर वो रहते थे। उनकी जो माता थी पुतली बाई, वो बहुत ही धार्मिक महिला थी, इसीलिए उनका महात्मा गांधी के उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। वो 2 चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। पहले जो चीज थी वो उनके यहाँ बाइस्कोप आया करता था। बाइस्कोप आप जानती हैं, एक ऐसा खिलौना टाइप का एक यंत्र होता है जिसमें बहुत सारे चित्र और फिल्में दिखाई जाती हैं और ऐसे हाथ लगाकर बच्चे देखा करते थे। तो ये बाइस्कोप जब उनके यहाँ आया, जब छोटे में बचपन में, तो उन्होंने उसमें राजा हरिश्चंद्र की पिक्चर देखी और राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी थे, उनसे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने वहां से ये जो सत्य निष्ठा की चीजें थी वहां से उन्होंने ग्रहण किया। जिस प्रकार राजा हरिश्चंद्र जो थे वो ज्यादा सत्यवादी थे और उनका जो पुत्र था वो हिताश्री, वो मर चुका था और वो कर्ज उतारने के लिए अपना शमशान में काम कर रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र को भी कर के रूप में, अपने पुत्र को दाह संस्कार करने के लिए कर के रूप में उन्होंने कफन मांगा। उनकी पत्नी के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़ करके उन्होंने कफन के रूप में कर अदा किया। तो ऐसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के विचार उनके मन में पहले से ही बैठ चुके थे। इसी तरह से उनका जो दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव था वो था श्रवण कुमार जी का। श्रवण कुमार के बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने पूरे भारत में, पूरे संसार में माता पिता के कर्तव्य के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जिनकी हत्या या जिसको हम कह सकते हैं दुखद घटना हुई थी राजा दशरथ के द्वारा, जो सब वेदी बाण चलाया करते थे। तो इसीलिए ये कहा गया है कहीं कहीं पर, दशरथ ने मार दिया बाण हो, जाके लागे ब्राह्मण को, किसी जग में भक्त हजारों हजार था, माता पिता का भक्त श्रवण कुमार था, माता पिता का भक्त श्रवण कुमार था। ये श्रवण कुमार जो थे, इनका प्रभाव भी महात्मा गांधी के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा और वहाँ से उन्होंने सेवा भाव सीखा और पितृभक्ति, मातृभक्ति का उन्होंने आशीष दिया। जब वो पढ़ाई किया करते थे तो उन्होंने एक बार इंस्पेक्शन हुआ और कैटिल शब्द नहीं लिख पाने के कारण गुरु जी ने इशारा भी किया कि तुम बगल से देखकर स्पेलिंग सही कर लो, लेकिन उन्होंने अपनी सत्यवादी सत्य निष्ठा को बनाए रखा और उन्होंने उसको कभी भी उतारा नहीं। भले ही वो फेल हो गए या उसमें पास नहीं हो पाए, परंतु उन्होंने अपनी सत्य निष्ठा को बनाए रखा। जब वो थोड़ा बड़े हुए तो उनका विवाह हो गया। उनके पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी 14 वर्ष की थी और महात्मा गांधी 13 वर्ष के थे जब उनका विवाह हुआ। उसके पश्चात उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, फिर उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वो लंदन जाने के लिए तैयार हुए। जब वो लंदन जाने वाले थे तो उन्हें ब्रिटेन में बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए माता ने बहुत सारी शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि तुम बैरिस्ट्री गमन नहीं करोगे, मांस मदिरा नहीं खाओगे, तभी मैं तुम्हें भेजने के लिए तैयार होंगी। तो गांधी जी ने सारे वचन दिए और इस प्रकार गांधी जी वहाँ गए। गांधी जी बैरिस्ट्री पढ़ के वापस आए और वहाँ जब वो अपनी वकालत करने के लिए बम्बई हाई कोर्ट गए, लेकिन वहाँ जो ब्रिटेन के नियम थे
भारत के नियम थे उनमें जमीन आसमान का अंतर था और वो एक सत्यवादी व्यक्ति थे और बलिष्ठ बिना झूठ के तो चल नहीं सकती। तो गांधी जी इसमें सफल नहीं हो पाए। फिर वो राजकोट आए जहाँ उन्होंने बहुत सारे प्रतिवेदन लिखने का, एप्लीकेशन लिखने का भी काम किया, लेकिन उनसे उन्हें सिर्फ 300 रुपए से ज्यादा नहीं मिल पाते थे। इसके कारण वो उनके पिता भी बहुत निराश हो गए, बहुत निराश हो गए कि ऐसे कैसे चलेगा। फिर उन्हें बुलाया गया, वो दादा अब्दुल्ला उनके एक दोस्त थे उनके पिताजी के, और उन्हें अफ्रीका भेजा गया, दक्षिण अफ्रीका, महायुद्ध वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में उनका एक दादा अब्दुल्ला एक व्यापारी थे और वहाँ मुकदमा लड़ने के लिए उन्हें भेजा गया। और वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा यहाँ रंगभेद था। जब वो प्रिटोरिया से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जर्मन से प्रिटोरिया जाते समय फिर मैरिट्सबर्ग पर उनको सीट से उतार दिया गया और प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया उनके सामान के साथ। क्यों फेंक दिया गया? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था, लेकिन वो ब्लैक इंडियंस थे और अंग्रेज ये कहते थे डॉग्स एंड ब्लैक इंडियंस आर नॉट अलाउड इन द फर्स्ट क्लास, और इस तरह से उन्हें सामान के साथ उन्हें फेंक दिया गया। महात्मा गांधी ने बहुत सारे कानून पढ़े थे और फिर उन्होंने जब मुकदमा दायर किया और बहुत सारे प्रतिवेदन दिए तो अंग्रेज सरकार को ये बात माननी पड़ी कि जब आप फर्स्ट क्लास का टिकट बेच रहे हैं तो कोई भी ले सकता है, और इस तरह से उन्हें माफी मांगनी पड़ी। तो वहाँ पर अंग्रेजों ने देखा ये कौन भारतीय है जो ऐसे कानून तर्क संगत चीजें रख सकता है। महात्मा गांधी वहाँ विजयी हुए, लेकिन वहाँ पर जो व्यापारीगण थे उनके लिए महात्मा गांधी सफेद हाथी साबित होने वाले थे, परंतु फिर भी वो लोग उनको रखने के लिए तैयार थे। और जब वो लौटने को हुए, जब अपना काम उन्होंने पूरा कर लिया, लौटने को हुए तो वो एक दिन बैठ करके एक अखबार का मुद्रण पढ़ रहे थे, अखबार के कोने में बैठ करके पढ़ रहे थे। उसमें अखबार में नीचे छोटे से इसमें लिखा हुआ था कि भारतीयों को रजिस्ट्रेशन करवाना अब अनिवार्य हो जाएगा। इस बात को जब उन्होंने पढ़ा तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने इसके लिए सबको बताया कि ये तो बहुत गलत है, और इस तरह से भारतीयों को जो दक्षिण अफ्रीका से निष्कासित करने का एक उपाय किया जा रहा है। और इस तरह से उन्होंने सबको समझाया, लेकिन कुछ लोग तैयार हुए, कुछ लोग नहीं तैयार हुए। बहुत सारे लोग तैयार हुए, उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके साथ ये कार्य के लिए तैयार रहेंगे और आप हमारे लिए संघर्ष करने के लिए कुछ समय दीजिए। और तब फिर महात्मा गांधी लगे। फिर उन्होंने वहाँ पर लियो टॉल्स्टॉय और उनका एक लियो टॉल्स्टॉय से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, वहाँ उन्होंने टॉल्स्टॉय आश्रम बनाया और साथ साथ में उन्होंने एक फिनिक्स आश्रम भी बनाया जहाँ रहकर वो जन सेवा भी करते थे और साथ साथ में बहुत सारे 10,000 के करीब सिग्नेचर उन्होंने इकट्ठे किए और इसके खिलाफ रंगभेद नीति के खिलाफ और रजिस्ट्रेशन के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया और उसमें विजय प्राप्त की। भारत जब 1915 में लौटे महात्मा गांधी तो उन्होंने पहले पूरे भारत का दौरा किया और दौरा करने के बाद उन्होंने पाया कि हमारे देश में बहुत सारी कुरीतियां हैं, इनको दूर करना बहुत आवश्यक है। इसमें उन्होंने बहुत सारी रचनात्मक कार्यों पर बल दिया, जैसे कौमी एकता, इसी तरह अस्पृश्यता का निवारण, मद्य निषेध और खादी, ग्रामोद्योग, गांव की सफाई, बुनियादी तालीम पर बल देना, प्रौढ़ शिक्षा, आरोग्य नियमों की शिक्षा, प्रांतीय भाषाएं, राष्ट्रभाषा, आर्थिक समानता, किसान मजदूरों के बारे में, आदिवासियों, कुष्ठ रोगियों के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में, और इस तरह से स्त्रियों और गौ सेवा के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे रचनात्मक कार्य किए। उनका जो सबसे मूल ध्येय था वो था अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह और सहिष्णुता। इसमें उन्होंने सबसे पहले कहा कि अहिंसा, किसी के साथ भी अहिंसा नहीं होनी चाहिए। अहिंसा ना वो भाषा की हो, ना विचारों की हो, ना कार्य की हो, इस पर उन्होंने बल दिया। सत्य उनके लिए सबसे बड़ा टूल था उनके लिए, और इस पर उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी जिसका शीर्षक था सत्य के साथ मेरा प्रयोग या माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। उसमें उन्होंने बहुत ही ज्यादा बड़े विस्तार से उन्होंने अपनी सत्यवादिता के बारे में बताया। तो इस तरह आपने देखा कि महात्मा गांधी ने हमारे देश में रहकर जब उन्होंने देखा कि हमारे देश में बहुत ज्यादा भेदभाव है, बहुत तरह की समस्याएं हैं, उनको दूर करना बहुत आवश्यक है। और जैसे विदेशों में भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहा है, वैसे हमारे देश में भी हो रहा है। तो उसके लिए उन्होंने 3 सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह, और इसमें अलग अलग उद्देश्यों को लेकर उन्होंने इस पर विजय प्राप्त की और उनका सत्य के प्रति जो आग्रह था वो दृढ़ हो गया। और फिर उन्होंने हमारे देश में 3 आंदोलन चलाए भारत को आजादी दिलाने के लिए, और आजादी के संघर्ष में उनकी सबसे बड़ी भूमिका यह रही कि उन्होंने जन सेवा यानी जनता को जोड़ने का जन आंदोलन चलाया। इतना बड़ा जन आंदोलन संसार में कहीं भी देखने को नहीं मिलता जितना बड़ा भारत में चलाया गया।
इसमें सबसे पहले उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। उसमें कहा कि कोई भी अंग्रेज यहाँ इसलिए रह पा रहे हैं क्योंकि हम उनका सहयोग कर रहे हैं। अगर हम उनका सहयोग करना ही छोड़ दें तो अंग्रेज अपने आप चले जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने खादी पर बल दिया। खादी यानी चरखा। चरखा बहुत महत्वपूर्ण था उनके लिए। और उन्होंने कहा कि चरखे को एक रूप में हम देखेंगे कि किस प्रकार से चरखा जो हम चलाते हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये स्वदेशी और साथ साथ में आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। और उन्होंने घर घर चरखा चलाकर असहयोग आंदोलन, बहिष्कार, स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद उन्होंने एक और आंदोलन चलाया जिसे नमक सत्याग्रह भी कह सकते हैं, नमक आंदोलन भी कहते हैं, या आप कह सकते हैं इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें उन्होंने नमक जो हमारे देश का अधिकार था, पानी था, हमारे देश का समुद्र था, उस पर अंग्रेजों ने कहा कि आप नमक नहीं बना सकते और ना ही बेच सकते। इसके लिए भी गांधी जी ने आंदोलन चलाए और वो जाकर दांडी मार्च किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी समुद्र के किनारे जाकर उन्होंने पानी उठाया और पानी उठा करके उसे नमक बनाया और इस प्रकार से उन्होंने इस पर भी विजय प्राप्त की। परंतु फिर भी अंग्रेजों ने हमारे भारत को नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने तीसरा आंदोलन चलाया जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, जिसमें करो या मरो का नारा दिया। और तब जाकर अंग्रेजों को ये समझ में आने लगा था कि अब हमारा यहाँ रहना मुश्किल है। और इस तरह से अंग्रेजों ने हमारे लास्ट जो गवर्नर जनरल थे, वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने हमारे देश को आजादी दी। तो आज़ादी तो मिल गई हमें, परंतु जो सांप्रदायिक दंगे थे वो किसी भी तरह थम नहीं रहे थे। और इसीलिए उन्होंने जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय भारत में महात्मा गांधी नहीं थे, बल्कि वो बांग्लादेश जिसे आज कहते हैं पूर्वी बंगाल था, उस समय वो नोआखाली में थे। और नोआखाली में बहुत ज्यादा सांप्रदायिक हिस्सा था और उन्होंने अनशन किया और अनशन करके जब उसको शांत किया तब जाकर के वो बन गया। गांधी जी ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने स्वच्छता पर सबसे ज्यादा बल दिया, अहिंसा पर सबसे ज्यादा बल दिया, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, किसी भी दूसरे की चीज को बिना अनुमति के ना लेना, इस पर भी उन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया। गांधी जी की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी स्वच्छता, जिसे आज हमारी भारत सरकार भी बड़े स्तर पर अपना रही है। स्वच्छता का तात्पर्य है चाहे वो विचारों की स्वच्छता हो, हमारे आसपास की स्वच्छता हो, इसके ऊपर उन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया। और जब वो पहली बार बनारस घूमने गए तो वहाँ उन्होंने इतनी गंदगी देखी कि उन्होंने कहा हर भारतीय को अपने घर से निकलते समय झाड़ू और बाल्टी लेकर निकलना चाहिए, तभी हमारा देश साफ रह सकता है। और दक्षिण भारत में जब उन्होंने देखा, दक्षिण भारत में उन्होंने देखा कि लोगों के अंदर स्वच्छता एक आदत है, वो गंदगी फैलाते ही है। हमारे देश में क्या है कि लोग स्वच्छता रखते नहीं, गंदगी फैलाने की आदत है, जिसके कारण उस गंदगी फैलाने की आदत को, मानसिकता को बदलना बहुत आवश्यकता है। जब तक हम मानसिकता को नहीं बदलेंगे हम स्वच्छता को नहीं ला सकते। इसीलिए आज भी भारत सरकार ने स्वच्छता ही सेवा पर बल दिया है और स्वच्छमेव जयते नारा दिया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आप ये जो महात्मा गांधी थे, इन्हें बहुत सारे लोग इनके विचारों से सहमत नहीं थे और उन्होंने अपना अलग रास्ता लिया, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे और बहुत सारे भी लोग थे। परंतु एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वो नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे जो थे उनको बहुत ज्यादा वो संघ से जुड़े हुए थे और उनको ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आई। और उन्होंने बिरला हाउस में जो प्रार्थना सभा चल रही थी सायंकाल की, तो वहां पर उनको पैर छूने के क्रम में उन्हें सामने से पिस्तौल गोली मार दी और 3 गोलियां उनके सीने में समा गई और उनके मुंह से बेराम निकला और वहीं तत्काल उन्होंने दम तोड़ दिया। तो शहीद महात्मा भगत सिंह, हमारे जो शहीद भगत सिंह थे, उनके बहुत सारे प्रयासों के कारण और साथ साथ में महात्मा गांधी की जो हत्या हुई, ये एक जघन्य अपराध भी कहा जा सकता है और इस तरह से उनका शरीरांत हो गया। परंतु समाज उन्हें भूल नहीं सका, हमारा देश उन्हें भूल नहीं सका। उनके नियमों पर चलना हमारे लिए बहुत ही अत्यावश्यक है। उन्होंने सबसे ज्यादा बच्चों के लिए शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने कहा बेसिक शिक्षा बहुत आवश्यक है और इसीलिए लर्निंग बाय डूइंग को हमारे शिक्षा नीति में एक्सेप्ट किया गया। तो ऐसे थे हमारे महात्मा गांधी। इसीलिए उन्होंने रश्मि मेहता का एक गीत है जो उनके इस विचारों पर बिल्कुल फिट बैठता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर बनाई जाए रे, प्रभु के उपकार करे तो ये मन अभिमान
अहंकार नहीं आना चाहिए। और इन सब चीज़ों के साथ मैं महात्मा गांधी के जीवन के बारे में अपनी वाणी को नाम देती हूँ। अब मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताना चाहूँगी। आज उनका भी जन्मदिन है। लाल बहादुर शास्त्री सर से हमारे एक साहसी प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। छोटे करके लाल बहादुर शास्त्री जिनके पिता का नाम था मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। ये कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी शिक्षक थे, परंतु ये जब ये बहुत 18 माह के थे तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। परंतु ये छोटे करके होने के कारण बचपन से इन्हें नन्हे कहा जाता था। कद छोटा जरूर था, लेकिन उनके मन में दृढ़ता बहुत थी, सत्यनिष्ठा बहुत थी। गांधी जी से भी बहुत प्रभावित रहे वो, और स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 2 अक्टूबर 1904 में उनका जन्म हुआ था मुगल सराय में। मुगल सराय बनारस के पास एक स्थान है जिसे आज दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। वहाँ इनका जन्म हुआ था। उनकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो ये थी कि वो गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो उनकी माँ जो थी वो उनके नाना के घर आ गई मिर्जापुर में। हजारी लाल जी उनके नाना जी थे, हजारी लाल श्रीवास्तव जी, और उनके नाना के घर में उनका पालन पोषण हुआ। लेकिन जब वो बड़े हुए तो उन्हें बनारस भेजा गया, जहाँ उन्होंने काशी विद्यापीठ में ग्रेजुएशन की पदवी, जिसे शास्त्री कहा जाता था उस समय। इसीलिए उन्होंने जातिगत सूचक शब्द को हटा के, अपने श्रीवास्तव शब्द को हटाकर उन्होंने शास्त्री लगा दिया अपने नाम के आगे, क्योंकि वे समानता पर बहुत ज्यादा बल देते थे। और तब से उन्हें लाल बहादुर शास्त्री कहा जाने लगा। तो लाल बहादुर शास्त्री जब स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे तो 7 महीने तक वो जेल में रहे। जेल में रहने के क्रम में वो जो उनकी पत्नी थी ललिता शास्त्री जी, वो एक दिन आम लेकर पहुंची थी। उन्हें आम बहुत पसंद है, तो जेल में वो लेकर पहुंचे। शास्त्री जी इसके लिए बहुत गुस्साए और उन्होंने अपनी पत्नी को बुरा भला कहा और उन्हें लौटा दिया। साहब ललिता शास्त्री रोते हुए वापस आई तो उन्हें दूसरे व्यक्ति ने समझाया कि आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तब शास्त्री जी ने चिट्ठी लिखकर अपनी पत्नी से माफी मांगी, और उस आम को जो 2 आम वो उनको दे गई थी, उन्होंने उस ऐसे कैदी को दिया जो 10 साल से कैद था, और उसने उस आम को ऐसे चखा जैसे उसके लिए अमृत है। और इसलिए उन्होंने कहा इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता इस व्यक्ति को थी, इसलिए जहाँ उन्होंने प्यार के लिए हमेशा तत्पर रहे। लाल बहादुर शास्त्री और गरीबी में पले बड़े थे। उनकी एक सबसे खास बात थी कि वो अपने वस्त्रों को बहुत संजो कर रखते थे, साफ सुथरा पहनते थे। और जब वो बचपन में पढ़ने के लिए जाया करते थे तो उन्हें नदी पार करके जाना पड़ता था, और वो अपने शर्ट को खोल लेते थे और यहाँ ऐसे बांध लेते थे किताब कॉपी को सिर पर, और शर्ट के साथ ऐसे बांध करके, और फिर वो जाते थे तैर कर, एक हाथ से तैर कर पार करके गंगा नदी रोज जाते थे, क्योंकि उनके पास रोज नाव का पैसा देने के लिए पैसे नहीं थे और वो इतने गरीब थे, इसीलिए वो ऐसा करते थे। परंतु एक दिन उन्हें टीचर ने कहा सभी लोग तेल लगा करके बाल साफ करके कंघी करके खाया करेंगे। अब उनके पास तेल के लिए भी पैसे नहीं थे, तो उन्होंने सिर ही मुड़ा लिया और इस तरह से वो जाने लगे सिर मुड़वा कर। तो आपने देखा कि वो संघर्षों में बहुत ज्यादा अपने को उन्होंने दृढ़ बनाया। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने महात्मा गांधी के संपर्क में आए, उन्होंने उनके साथ स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, और उनकी जो सबसे अहम भूमिका थी सादा जीवन उच्च विचार के साथ, वो अपने फटे हुए कुर्ते को भी बोलते थे इसका रुमाल बना दो और मैं इस रुमाल का प्रयोग करूंगा, इस कुर्ते को ऐसे जाया नहीं जाने देना है। तो इस तरह वो विक्रेता पर भी बहुत ज्यादा बल देते थे। उनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी जब वो प्रधानमंत्री बने 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद, उसके पहले वो रेल मंत्री भी थे, साथ साथ में रेल मंत्री भी रहे। और वो रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने एक बार दक्षिण भारत में एक दुर्घटना हो गई थी, उन्होंने उस ट्रेन दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र दे दिया। ऐसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे जिनके अंदर संवेदनाएं भरी हुई थी, दृढ़ता को अपनी संवेदनाओं से भरे हुए थे। उसके पश्चात वो प्रधानमंत्री 1964 में बने। 1964 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो कुछ ही दिनों पश्चात 1965 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। उस समय अयूब खान वहाँ के प्रधानमंत्री थे, अयूब खान, और इस तरह से वो वहाँ अयूब खान ने आक्रमण कर दिया भारत पर। और उनका कहना था कि मैं तो चहल कदमी करते हुए दिल्ली पर कब्जा कर लूंगा, परंतु लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, नारा दिया, मारो नहीं मारो, और इस तरह उन्होंने सेना को ताकत दी
और इतनी दृढ़ता से वो खड़े रहे कि उन्होंने लाहौर तक कब्जा कर लिया पाकिस्तान पर। जब लाहौर पर कब्जा हो गया भारत का तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा डर चुका था उस समय। और तब यूएसएसआर के प्रधानमंत्री जिनका नाम एलेक्सी कोसिगिन था, उन्होंने हस्तक्षेप किया और ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौते में उन्हें बुलाया गया और वहाँ 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद उज्बेकिस्तान में एक क्षेत्र है, वहाँ पर ताशकंद में उनका समझौता हुआ। समझौते में कुछ ऐसी चीजें लिखी गई जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जिसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और वो लाहौर को उन्होंने पाकिस्तान को वापस देने का वचन दे दिया था, जिससे वो बहुत ज्यादा निराश हो चुके थे और बहुत ज्यादा परेशान भी थे। उन्होंने अपने घर फोन किया तो उनकी बेटी के फोन उठाया और कहा उन्होंने कि पत्नी से बात करा। तो बेटी ने कहा कि पत्नी माँ बात नहीं करना चाहती है क्योंकि आप जिन शर्तों को लेकर गए थे उन शर्तों को आपने बनाए नहीं रखा और आपने लाहौर वापस कर दिया पाकिस्तान को, ये अच्छा नहीं किया, इसलिए माँ बात नहीं करेगी। तो लाल बहादुर शास्त्री इससे भी बहुत ज्यादा दुखी हो गए और वो रात भर वहाँ चहलकदमी करते रहे। सुबह उन्हें देखा गया कि वो बिस्तर पर पड़े हुए थे और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। कुछ लोगों का मानना है कि एक षड्यंत्र था और उनको जहर देकर मार दिया गया था। उनकी लाश जब भारत आई तो वहाँ पर उसका कोई भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया, ना ही उसमें किया गया, जिससे राज नहीं खुल सका। तो ऐसे लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे जिनका छोटा कद था लेकिन वो उनका दृढ़ संकल्प था। एक बार किसी ने कहा भी कि आप ताशकंद में जा रहे हैं लेकिन अयूब खान तो बहुत लंबे चौड़े हैं, आप उनसे कैसे बात करेंगे? तो उन्होंने कहा ये तो और भी अच्छी बात है क्योंकि मैं छोटा कर हूँ तो मैं हमेशा सिर उठाकर बात करूंगा। अयूब खान लंबे हैं तो हमेशा सिर झुकाकर बात करेंगे। उन्होंने हमेशा अपने इस जो कमियां थी उसको उजागर नहीं होने दिया और अपनी कमियों को भी दृढ़ संकल्पित रखा। जब उनकी शादी में विवाह हुआ था राम दुलारी देवी से तो उनको दहेज में उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। दहेज में उन्होंने सिर्फ एक चरखा स्वीकार किया और साथ साथ में चरखे के साथ उन्होंने कुछ खादी के वस्त्र स्वीकार किए थे और कुछ भी दहेज के रूप में स्वीकार नहीं किया। ऐसे सादे सरल लाल बहादुर शास्त्री हमेशा से हमारे लिए अविस्मरणीय रहेंगे। हमारे लिए एक नेता के रूप में हमेशा हमारे बीच में मौजूद रहेंगे। उनके कर्तव्यों को हम हमेशा याद करते रहेंगे और उनकी कही हुई चीजों को, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि उन्होंने कभी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया। एक बार की बात है, उनके पास एक बहुत महंगी गाड़ी हुआ करती थी जो सरकार की ओर से दी गई थी जिसमें विदेशी लोग आया करते थे। उनके बेटे ने एक बार उसका प्रयोग किया रात में और वो 14 किलोमीटर से चली थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें बुलाया और अपने बच्चे को समझाया और साथ साथ में अपनी पत्नी को कहा कि जो भी पैसा लगता है 14 किलोमीटर का वो सरकारी खजाने में भर दिया जाए। फिर उनके पिताजी बच्चों ने जिद की कि आप तो कार लेनी चाहिए, हम लोग प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो उन्होंने लोन लिया और सिर्फ लोन लेकर के उन्होंने 12,000 में कार खरीदी जिसमें से 7,000 ही उनके पास थे, 6,000 और लोन लिया। फिर उसके बाद उन्होंने कार खरीदी और उस कार में सिर्फ कोई लोग जा सकते थे, परंतु उसी समय उनकी मृत्यु भी हो गई, वो कार का लोन भी नहीं चुका सके। तब इंदिरा गांधी जी ने कहा, जो प्रधानमंत्री थी नेक्स्ट, उन्होंने कहा कि ललिता शास्त्री जी को कि मैं इसको माफ करती हूँ इस लोन को, लेकिन ललिता शास्त्री जी ने पत्र लिखकर कहा नहीं, इससे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी को बहुत ज्यादा कष्ट होगा, उनकी आत्मा को अशांति होगी, इसलिए मैं मेरे पेंशन से ये पैसे को काटा जाए और उसे जमा किया जाए, लोन को समाप्त किया जाए। और कई महीनों तक इस लोन को पेंशन पैसा कटता रहा और तब जाकर इस लोन को समाप्त किया गया। ऐसे ईमानदार, दृढ़ संकल्पित और ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं सादर नमन करती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।